नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा के आज के स्पेशल एडिशन में सबसे पहली रिपोर्ट उस खबर को लेकर जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। खबर यह है कि 9 देशों के न्यूक्लियर क्लब में बहुत जल्द 10वें देश की अब एंट्री होने वाली है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत ही करीब है, बेहद करीब, और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। कैसे? इस रिपोर्ट के जरिए जरूर देखें। सऊदी अरब में एटम बम का खौफ। रियाद पर रेडिएशन का खतरा क्यों? परमाणु जंग के साए में जेद्दा। दम्माम में बजने लगा है न्यूक्लियर सायरन। इजरायल पर परमाणु प्रहार की आशंका क्यों बढ़ गई है? क्या इजरायल के तेल अवीव पर परमाणु बम का खतरा मंडरा रहा है? क्या इजरायल के हैफा में न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला है? दावा किया जा रहा है कि न्यूक 9 क्लब में नई एंट्री होने वाली है। परमाणु बम वाले 9 देशों की जमात में एक और देश शामिल होने वाला है। इस देश का नाम है ईरान। वही ईरान जो इजरायल का दुश्मन नंबर 1 है, वही ईरान जो सऊदी अरब का जानी दुश्मन माना जाता है, वही ईरान जिस पर अमेरिका आए दिन आंख तरेरता रहता है, वही ईरान जिसके ड्रोन से रूस यूक्रेन युद्ध में बारूद का बवंडर ला रहा है। ईरान को लेकर इजरायल ने यह दावा किया है कि वो 4 परमाणु बम बनाने के करीब है। न्यूक्लियर बम का ईरानी मॉडल कैसा है? क्या ईरान में पहाड़ों के नीचे बन रहा है परमाणु बम? ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम अभी किस लेवल तक पहुंच गया है? इसे जानने से पहले न्यूक 9 क्लब की एक छोटी सी झलक देख लीजिए। प्रोग्राम को लेकर पूरी दुनिया में खलबली मची है। रूस के मददगार देश ईरान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। मारियानो ग्रोसी का कहना है, हमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। एक बात सच है, ईरान ने कई परमाणु हथियारों के लिए पर्याप्त परमाणु सामग्री जमा कर ली है। इसी बीच इजरायल ने यह दावा करके सबको दहशत से भर दिया कि ईरान अब कभी भी परमाणु बम बना सकता है। इजरायल की सेना के चीफ ने कहा कि ईरान ने इतना यूरेनियम जुटा लिया है कि वो आराम से 4 परमाणु बम बना सकता है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम से सबसे बड़ा खतरा इजरायल को ही है।
ईरान का नंबर 1 दुश्मन इजराइल है। ईरान का नंबर 2 दुश्मन सऊदी अरब है। इजराइल और सऊदी अरब अमेरिका के करीबी हैं। वहीं ईरान ने रूस को ड्रोन देकर मदद की है। यानी इस कहानी के भी 2 सिरे हैं, एक अमेरिका और दूसरा रूस। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। ईरान के ड्रोन इस्तेमाल करके रूस उन हथियारों को टारगेट कर रहा है जो उसे अमेरिका और नाटो से मिले हैं। इनमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, यूक्रेन की बड़ी बड़ी तोप और बहुत ही खास और खतरनाक हाइमार्स जैसे मल्टी रॉकेट लॉन्चर हैं, जो ज़ेलेंस्की को बाइडेन से बतौर तोहफा मिले थे। रूस ने ईरान से फतह 110 मिसाइल की भी डिमांड की है। फतह 110 वही मिसाइल है जिससे ईरान ने इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया था। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों से 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई। 8 जनवरी 2020 को ईरान ने जब इराक में अमेरिका के 2 मिलिट्री बेस पर हमला किया, ये उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ईरान ने चुन चुन कर अमेरिका के अड्डों को तबाह किया था। कई हैंगर, कई कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तबाह हो गए थे। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसीलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ऐसे में अगर वो ईरान परमाणु बम बना लेता है तो अमेरिका और अमेरिका की सरपरस्ती में आने वाले इजराइल और सऊदी अरब में न्यूक्लियर अलार्म बज जाएगा। आईएईए का अनुमान है कि अक्टूबर 2022 तक ईरान ने यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के रूप में 3,323 किलोग्राम यूरेनियम का भंडार जमा कर लिया है। एक परमाणु बम बनाने के लिए 90% शुद्धता वाले 20 किलो या फिर 60% शुद्धता वाले 33 किलो यूरेनियम की जरूरत होती है। इससे ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ईरान चंद दिनों में कम से कम 4 परमाणु बम बना सकता है। ईरान का दावा है कि उसके पास परमाणु बम बनाने की तकनीकी क्षमता है, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए अभी ईरान की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन लंदन में मौजूद आउटलेट ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर हमले की कोशिश की तो ईरान कम से कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है। दावा किया जाता है कि ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट कोम के पास फोर्डो में एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जहां यूरेनियम एनरिचमेंट किया जा रहा है। दूसरी साइट अरक में है, तीसरी साइट बुशहर में है, चौथी साइट इस्फहान में है जहां ईरान का यूरेनियम रूपांतरण संयंत्र काम करता है। 5वीं साइट नतांज में मौजूद यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है जो ईरान की सबसे बड़ी गैस सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है। वहीं 6ठी साइट तेहरान रिसर्च सेंटर है। ईरान का नंबर 1 दुश्मन इजराइल है, ये पूरी दुनिया को पता है। इसीलिए ईरान के परमाणु प्रोग्राम से सबसे बड़ा खतरा इजराइल को ही है। इसीलिए इजराइल ने यह दावा किया है कि उसकी तैयारी भी तगड़ी है। इजराइल का दावा है कि ईरान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इजराइल के पास एक नहीं बल्कि 3 प्लान तैयार हैं। दूसरा, ईरान के परमाणु ठिकानों पर वार, और अगर मामला इससे भी ज्यादा बढ़ा तो इजराइल पूरी तरह से ईरान पर टूट पड़ेगा और उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा। हालांकि ईरान परमाणु बम बनाने की अपनी तैयारी को नकारता रहा है, लेकिन इजराइल शुरुआत से कहता आ रहा है कि ईरान झूठ बोल रहा है। दावा तो यहां तक है कि ईरान के परमाणु बम प्रोडक्शन प्रोग्राम में पाकिस्तान ने भी खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। एक हालिया घटना से यह आरोप लगे हैं कि पाकिस्तान ईरान को यूरेनियम बेचने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन से एक बेहद खतरनाक खबर आई कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में यूरेनियम पकड़ा गया है। इस यूरेनियम से एटम बम बनाया जा सकता है। यह यूरेनियम पाकिस्तान से भेजा गया था। पाकिस्तान से ब्रिटेन में मौजूद एक ईरानी कंपनी को यूरेनियम भेजा गया था। सवाल यह है कि क्या जिस पाकिस्तान ने ईरान और उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने की तकनीक बेची है, अब उसी पाकिस्तान ने एटम बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम भी ईरान को बेचने का कोई गुप्त फैसला किया है। वहीं नाटो की एक रिपोर्ट इस मामले के दूसरे पहलू को उजागर करती है।
नाटो की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के लिए एटमी हथियार बनाए हैं क्योंकि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार चाहता है। सऊदी अरब पाकिस्तान के एटम बम के खातिर ही पाकिस्तान को कर्ज देता जा रहा है। तो क्या ईरान के संभावित परमाणु बम के खतरे को संतुलित करने के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान से एटम बम हासिल करना चाहता है? क्योंकि इजरायल पहले से ही परमाणु बम संपन्न है। ऐसे में अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो सबसे ज्यादा खतरा इजरायल को ही है। ये वजह है कि इजरायल अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर ईरान को डराता रहता है। इजरायल के टीवी चैनलों ने दावा किया है कि ईरान पर बहुत जल्द हवाई हमला किया जाएगा और निशाने पर ईरान की वो लोकेशन होगी जहां परमाणु बम बनाने का काम किया जा रहा है। अगर इजरायल की मीडिया का दावा सही निकला और इजरायल ने ईरान पर बम गिरा दिया तो बहुत बड़ा बवाल मचेगा। ईरान ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि उसकी मिसाइलों और उसके खतरनाक ड्रोन बेकार नहीं जाएंगे। मतलब ये कि अगर हमला इजरायल की तरफ से हुआ तो ईरान भी जवाब देगा और यूक्रेन युद्ध के साथ ही दुनिया में एक और बड़ी जंग छिड़ जाएगी। तो क्या अब यूक्रेन की जंग, जो महाजंग इस वक्त जारी है, बहुत जल्द यूरोप तक फैल जाएगी? ये सवाल बरकरार है। नेटो अब दावा दरअसल करने लगा है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने टारगेट बदल दिए हैं। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के खिलाफ अब 50 देश जंग करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में पुतिन का रूस आखिर क्या करेगा? क्या पुतिन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देशों पर भी हमला कर दे? पिछले 24 घंटे में रूस के मिसाइल हमलों से नाटो और अमेरिका क्यों चकरा गए हैं? अब डिफेंस एक्सपर्ट्स ये दावा क्यों करने लगे हैं कि यूक्रेन के बहाने नाटो जंग में कूद चुका है? जंग में भारी नुकसान उठाने के बावजूद पुतिन दावा क्यों कर रहे हैं कि चाहे यूक्रेन हो या फिर नाटो, रूस से कोई नहीं जीत सकता? यूक्रेन को 2 लाख करोड़ के हथियार मिलने के बावजूद ज़ेलेंस्की को क्यों लग रहा है कि यूक्रेन को और हथियार चाहिए? क्या वाकई में अब राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से लेकर यूरोप तक जंग करने की तैयारी पूरी कर ली है? क्या अब यूरोप मांस की चक्की में पिस जाएगा? 11 महीने बाद भी रूस पूरी ताकत से यूक्रेन पर भयानक हमले कर रहा है। 30 देशों से बने नाटो और अमेरिका के तमाम हथकंडों के बावजूद रूस ना तो कमजोर पड़ा है और ना ही रूसी सेना हारती हुई दिख रही है। इस वक्त हालत यह है कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के पूरब में भारी हमले दोबारा से शुरू कर दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और नाटो में शामिल 30 देश यूक्रेन को एक से बढ़कर एक घातक हथियार दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन की तरफ से घातक टैंक मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। जर्मनी का लेपर्ड 2, ब्रिटेन का चैलेंजर 2 और अमेरिका का M1 एब्रम्स टैंक की बदौलत रूस को यूक्रेन में हराने की जोरदार तैयारी हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर खुद रूस के खिलाफ जंग कर रहा है या फिर नाटो की सेना ने सीधे सीधे रूस से जंग करना शुरू कर दिया है? क्योंकि रूस ने साफ कह दिया है कि जंग में यूक्रेन के साथ साथ यूरोप भी कूद पड़ा है और सभी को पता है कि नाटो में यूरोपीय देशों का वर्चस्व है कि यूक्रेन और यूरोप दोनों रूस के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के खिलाफ यूक्रेन को जो हथियार अब दिए जा रहे हैं वो आत्मरक्षा के लिए नहीं बल्कि हमला करने के लिए नाटो दे रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम या टैंक भेदी मिसाइलें रक्षात्मक हथियार नहीं बल्कि इनका इस्तेमाल रूसी सेना पर हमले के लिए होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को ऐसे हथियार देने के फैसले से नाटो रूस को यह चेतावनी दे रहा है कि यूक्रेन युद्ध को बहुत बड़े स्तर पर ले जाने के लिए नाटो रूस के खिलाफ तैयार हो चुका है। पुतिन के करीबी माने जाने वाले निकोलाई पेत्रुशेव ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि यूक्रेन के बहाने अमेरिका और नाटो ने रूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू कर दी है।
इन दावों में इसलिए भी दम नजर आ रहा है क्योंकि 12 जनवरी 2023 को यूक्रेन के नीप्रो पर रूस ने 57 मिसाइल हमले किए थे, जिसमें भारी तबाही हुई थी। दावा किया गया कि रूस के इस मिसाइल हमले में 60 से ज्यादा यूक्रेनी मारे गए थे, जिसके बाद से नाटो और अमेरिका रूस को जंग में हराने के लिए पूरी तैयारी से कूद पड़े हैं। यहां तक कि जो जर्मनी यूक्रेन को टैंक देने को तैयार नहीं था, वो जर्मनी आज अपने 14 लेपर्ड 2 टैंक के साथ साथ घातक हथियार भी दे रहा है। यहां तक कि जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक का एक बयान जिंदा सबूत बन गया है कि यूक्रेन में रूस के खिलाफ जर्मनी समेत नाटो के सभी देश युद्ध कर रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए और देखिए कि कैसे जर्मनी की विदेश मंत्री भरी मीटिंग में कह रही हैं कि जर्मनी यूक्रेन में रूस से जंग कर रहा है। We have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe because we are fighting a war against Russia and not against each other. जर्मनी नाटो के सबसे ताकतवर देशों में से एक है, इसलिए बार बार रूस कह रहा है कि पश्चिमी देश और नाटो नहीं चाहते कि ये युद्ध रुके। इसीलिए पुतिन की फौज ने अब यूक्रेन में इतने तीखे और तेजी से हमले शुरू कर दिए हैं कि नाटो घबरा गया है। यही वजह है कि जंग यूक्रेन में बहुत भयानक होती जा रही है। रूस के साथ असल में यूक्रेन नहीं बल्कि नाटो लड़ रहा है। अब तो यहां तक खबर आ रही है कि टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम के बाद अब ऐसे हथियार भी यूक्रेन को दिए जा सकते हैं जिनसे रूस में दूर तक भयानक बमबारी की जा सके। हारते यूक्रेन को जिताने की नाटो की चाल को रूस भांप चुका है और इसीलिए रूस ने अपने सख्त तेवरों से अमेरिका और नाटो को समझा दिया है कि या तो रूस मरेगा या फिर मारेगा। США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками. В то же время необходимо понимать, что даже с окончанием горячей фазы конфликта на Украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну. रूस का टारगेट अब सिर्फ यूक्रेन नहीं रह गया, बल्कि नाटो में शामिल वो सभी यूरोपीय देश भी रूस के टारगेट पर आ गए हैं जो रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि पुतिन की फौज यूक्रेन को मांस की चक्की बना देगी, जहां पर रूसी फौज भयानक मिसाइल हमलों से लेकर टैंक, तोपखाने और रॉकेट ब्रिगेड का खुलकर इस्तेमाल करेगी। पिछले 24 घंटे में पुतिन की फौज यूक्रेन की राजधानी कीव पर कयामत बनकर टूट पड़ी है। रूस ने हवाई हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुझनी ने दावा किया है कि रूस के ताबड़तोड़ 55 मिसाइल हमलों ने कीव को दहला दिया है। 11 यूक्रेनियों की मौत के साथ साथ कीव की 35 इमारतें भस्म हो गई हैं। कीव का ये हाल देखकर अमेरिका तक घबरा गया है। Yet more missiles and Iranian-made Shahed drones across Ukraine last night, followed by another strike of missiles this morning. ऐसे हालात में सवाल उठता है कि अगर नाटो खुलकर रूस के खिलाफ युद्ध करेगा तो फिर रूस क्या करेगा? क्या रूस इतना ताकतवर है कि वो अकेले 20 पश्चिमी देशों, 30 नाटो देशों से एक साथ मुकाबला कर सके? जानकारों के मुताबिक अब यूक्रेन का युद्ध यूरोप के देशों तक फैल सकता है। हो सकता है रूस उन इलाकों पर हमला कर दे जहां से नाटो यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। खास तौर से सबसे पहले रूस के टारगेट पर पोलैंड आ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हथियार यूक्रेन को वहीं से सप्लाई हो रहे हैं। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है कि रूस जर्मनी तक उन रेल और सड़क मार्गों को निशाना बना सकता है जहां से हथियारों की खेप गुजरेगी। इसके अलावा एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी रूस हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध यूक्रेन से लेकर यूरोप तक फैल सकता है। बार बार जो खबरें आ रही हैं कि पुतिन की 7 लाख फौज फरवरी में नए सिरे से हमला करने जा रही है, वो रूस की कोई साधारण जंग की तैयारी नहीं है, ना ही यूक्रेन को लेकर है, बल्कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का मन बना लिया है। रूस की फौज नए सिरे से हमला करेगी। 11 महीने की जंग में रूस के कमांडर अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि हमला कब और कहां कैसे करना है।
नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग भी अब खुलकर कहने लगे हैं कि पुतिन का टारगेट सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरा यूरोप है। We have no indication that President Putin has changed his goals when it comes to the war invasion of Ukraine. He wants Northern Europe. He wants Europe where he can control neighbors and control Ukraine. And Russia is planning for new offensives. They are building heavily up. They have mobilized hundreds of thousands of new troops, ramping up production, acquiring ammunition from authoritarian regimes like Iran, North Korea, and therefore we have to be prepared for new Russian offensives. That's a देखिए, पड़ोसी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की तरफ रुख करे तो इस्लामाबाद में इस वक्त मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। यह तय किया जा रहा है कि जनता की झुकी कमर पर टैक्स का और कितना बड़ा बोझ डाला जाए। यह सब इसलिए है कि पाकिस्तान ने कर्ज लेने के लिए आईएमएफ की सारी शर्तें कबूल कर ली है, जिसमें जनता पर टैक्स का बोझ 2 गुना शामिल करना भी है। लेकिन इन सब कोशिश से पाकिस्तान को हासिल आखिर क्या होगा? एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान 5 महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा। यह रिपोर्ट बेहद गौर से देखिए। महंगाई है, 3 टाइम की 1 टाइम पक रही है रोटी। सरो सामान नहीं है, कांप रहे हैं महंगाई से। बोलते हैं बस सब कुछ सस्ता हो जाएगा। किधर से सस्ता हो जाएगा? अमेरिका से सस्ता हो जाएगा। आईएमएफ कहेगी कि 300 कर दो तो 300 का कर देंगे पेट्रोल, 400 का कहेंगे 400 का कर देंगे। वो दावे करते थे कि हम सस्ता करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस अब गला दबा दें हमारा, इससे बेहतर यही है। दुख, तकलीफ, भूख और कर्ज के बोझ से झुकी कमर एक व्यक्ति नहीं, एक कंपनी नहीं, पूरा का पूरा देश कटोरे के साथ दुनिया के चौराहे पर दया की भीख मांग रहा है। दे दे बाबा, खाने को लाले पड़े हैं। महंगाई डायन ने कंगाल बना दिया है। पाकिस्तान चीख रहा है, दर्द से जार जार है। आजादी के बाद से पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पड़ोसी पाकिस्तान तिल तिल मर रहा है। हालात इतने कष्टकारी हैं कि ये लाइनें बता रही हैं। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कुछ नहीं खत्म हुई। मेरे भाई जैसे देख रहे हैं, एक कांटे के तेले के पीछे गरीब, उस ग्रीन रंग का तैला, कितने गरीब उसके पीछे अपनी तैयारियां खराब कर देते हैं। गरीब लोग का गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया। कमरानों को तो कोई एहसास नहीं है। वो कमरान अपने ऐसे कमरे में बैठा, इसका क्या एहसास? इन्होंने इमदाद स्टार्ट की हुई थी ना, उसमें कीड़े पड़ गए हैं। गरीब आवाम को वो नहीं दिए, वही पैसे लेके अभी कीड़ों वाला गरीब आवाम को दे रहे। आवाम पर टैक्स का क्रूर कोड़ा, पाकिस्तान में जुल्मी लगान वसूली का ऐलान, कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान का सरेंडर। विश्व बैंक बोलेगा, पाकिस्तान सिर्फ सुनेगा। कर्ज के लिए देश के भविष्य का सौदा। आईएमएफ का वफ्द नवे जायजे के लिए 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान आएगा। वफ्द दौरे के दौरान पाकिस्तान की माली पोजीशन बेहतर बनाने, तवानाई के शोबे के गर्दिशी कर्ज को कम करने, करेंसी मार्केट में शरह तबादला के जरिए करेंसी की कमी दूर करने पर बात होगी। खाक में मिली पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में ताजा सांस भरने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जनता से नई लगान वसूली करने जा रहे हैं। जेहालत की नुमाइश से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ को रिझाने में नाकामी के बाद अब पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए उनकी सारी शर्तों को मानने के लिए राजी है। सत्ताधीशों के अदूरदर्शी फैसलों का खामियाजा आवाम ही भुगतती है। पाकिस्तान की सरकार अपने खाली खजाने को भरने के लिए लोगों की जलती जेब को अब और जलाएगी। 7-8 बिलियन डॉलर है मेरे ख्याल में। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। इससे आप अपने दिवालिया को डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। उसकी वजह यह है तो मुल्क का दिवालिया तब रुकता है जब मुल्क उसकी इकॉनमी सांस लेना शुरू करे, जिससे सरकार की टैक्स से होने वाली कमाई 30,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो जाएगी।
अभी पाकिस्तानी सरकार की टैक्स से होने वाली कमाई 20,000 करोड़ है। मतलब एक झटके में लोगों पर टैक्स का करीब 2/3 बोझ बढ़ जाएगा। कम से कम बर्डन हो, इंटेंशन कम्युनिटी या IMF प्रोग्राम जरूर हो जाए। तो ये दो तरफ जो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टिंग फोर्सेस जा रही हैं, हम इंसुलेट करना चाह रहे हैं, आम आदमी पे कम से कम बर्डन डालें। IMF की जो प्रोग्राम है वो हमें दूसरी तरफ खींच के लेके जाना चाह रहा है। आवाम की पीठ को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सत्ता की सीढ़ी मान लिया है। मरती जनता की आखिरी सांस जल्दी छीन लेने पर तुली शरीफ सरकार लगान पर लगान लगा रही है और खुद के लिए क्या कर रही है आप सुनेंगे तो पड़ोसी के भाग्य पर आपको भी रोना आ जाएगा। शहबाज शरीफ सरकार ने सांसदों के विवेकाधीन खर्च को 9,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों तक बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, जनता को रोटी मुहैया कराने की जगह शरीफ सरकार ने जजों के आवासों के मरम्मत और रख रखाव के लिए खजाने से करीब 85 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। लोग हैं जिन्हें ताकत के नशे ने तबाह बर्बाद किया है और इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है सिर्फ इनकी वजह से। किसी को गरीब की फिक्र नहीं है। आप कीमतें देखें, आटे की, चीनी की, दालों की, सब्जियों की, आसमानों से बातें कर रही हैं, लेकिन उन्हें फिक्र नहीं है। असल में पाकिस्तान की बदनसीबी का बड़ा कारण शहबाज शरीफ जैसे रहनुमा ही हैं। शरीफ की कंगाली से उबरने की नाकाम नीतियों और IMF की शर्तों पर मुहर का ताजा असर देख लीजिए। कर्ज लेने के लिए IMF की जरूरी शर्तों के मुताबिक रुपए को खुले बाजार की कीमत के हिसाब से खुला छोड़ दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी रुपए में एक ही दिन में 25 रुपए की गिरावट आ गई। पाकिस्तानी रुपया 20 सालों के अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। $1 की कीमत इस वक्त 255 पाकिस्तानी रुपए हो गई है। इतना ही नहीं, इसका असर सोने के दाम पर भी पड़ा। एक ही दिन में 1 तोले सोने की कीमत में करीब 5,000 की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,95,500 तक पहुंच गई है। यही हाल रहा तो एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क मई 2023 तक डिफॉल्ट हो जाएगा, यानी तय वक्त पर कर्ज नहीं चुकाने वालों की लिस्ट में शामिल। इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान का टोटल क्रेडिट लॉस, जिसके आधार पर कर्ज मिलता है, तब क्या होगा पाकिस्तान का? ये 22 करोड़ जनता के दिलो दिमाग को मथ रहा है। आज अनाज नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क टूट गई है, महंगाई का बम फूट गया है, संसद में नेताओं की शर्मिंदगी सूख गई है। विदेशी मुद्रा की भारी कमी पाकिस्तान में बिजनेस को ठप कर रही है। बंदरगाह विदेशों से आए कंटेनरों से भरे पड़े हैं, लेकिन खरीदारों के पास भुगतान करने के लिए डॉलर में पैसे नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने विदेशी मुद्रा को बनाए रखने के लिए डॉलर में भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान में अब सप्लाई चेन के ठप पड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान खाने पीने की वस्तुएं समेत कपड़े, दवाइयां और भी बहुत कुछ विदेशों से आयात करता है। विदेशी एयरलाइंस और उनसे जुड़े संघों ने घटते विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के लिए डॉलर में भुगतान में लगी पाबंदी के कारण पाकिस्तान में ऑपरेशन को बंद करने की चेतावनी दी है। इसी बीच ऊर्जा संकट ने पाकिस्तान के लिए नए मोर्चे पर मुश्किल पैदा कर दी है। ऐसे में पाकिस्तानी अधिकारियों ने बिजली की बचत के लिए कई कपड़ा मिलों को बंद कर दिया है और बाकी के काम के घंटों में कटौती की है। घर में ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, बस इसे समझे कि जिंदा लाशें ही हैं। शहबाज सरकार IMF के सामने गिड़गिड़ा रही है। इस गिड़गिड़ाहट का नतीजा है कि IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए ऐसी शर्तें लगाई हैं जिनका पालन करना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन है। लेकिन पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार अपने खर्चों पर लगाम लगाए, लोगों पर टैक्स लगाकर कमाई का इंतजाम करे, कई अहम चीजों पर सब्सिडी खत्म करने का भी सुझाव दिया गया है। पाकिस्तान में हड़कंप है, पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म है तो सरकार का खजाना भी खाली है, अनाज के गोदाम खाली पड़े हैं और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसलिए पाकिस्तान ने एक आखिरी कोशिश के तौर पर अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। IMF की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाला बेल आउट पैकेज पिछले 6 महीने से अटका हुआ है। 2019 में $6 अरब का IMF बेल आउट मिला था। इसके बाद पिछले साल इस कर्ज में $1 अरब की और बढ़ोतरी की गई, लेकिन चुकाने के वक्त पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ आ गई और अब तो चुकाने के लिए डॉलर ही नहीं बचे हैं। पाकिस्तान में तबाही वाली तस्वीरें सोचने पर विवश करती हैं कि पहले से भूखी जनता टैक्स की नई सुरसा का मुंह कैसे बंद करेगी। सवाल है, शहबाज शरीफ ने ऐसा फैसला क्यों लिया जिसका दर्द जनता को भुगतना होगा? पाकिस्तान को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है, जिसकी वजह से कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया जा सकता।
यही नहीं, जो देश पाकिस्तान के साथ दोस्ती की कस्में खाते थे वो भी अब उससे किनारा कर रहे हैं। चीन तो उसे कर्ज के जाल में फंसा ही चुका है। अमेरिका ने भी उस पर मेहरबानियां बंद कर दी हैं। ना सिर्फ चीन और अमेरिका बल्कि मुस्लिम देशों के साथ हमेशा खड़ा रहने वाला सऊदी अरब भी पाकिस्तान को बीच मझधार में छोड़ चुका है। इसलिए IMF के आगे झुकने के अलावा पाकिस्तान के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। IMF की टीम पाकिस्तान भी आने के लिए रेडी है ताकि हालात की समीक्षा की जा सके। अमेरिकी टीम भी इस वक्त पाकिस्तान पहुंच रही है, लेकिन सवाल पाकिस्तान को नए कर्ज मिलने का नहीं है। सवाल पाकिस्तान के सुधरने, संवरने और कर्ज चुकाने की योग्यता हासिल करने का है। पाकिस्तानी हुक्मरानों के फैसले पाकिस्तान की भलाई के लिए नहीं, सिर्फ अपनी पेट भराई के लिए होते हैं। शहबाज शरीफ का मुसीबत में सरकारी रेवड़ी वाला ऑर्डर आप देख चुके। अब पूर्व PM इमरान खान नियाजी के गलत फैसलों का असर देखिए। 2022 में पाकिस्तान के उद्योगपतियों ने भारत से कॉटन इंपोर्ट करने की मांग की थी, लेकिन इमरान खान ने इजाजत नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि अब पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग का दम तोड़ना तय दिख रहा है। उद्योगपतियों के पास ना तो कॉटन है जिससे वो कपड़ा बना पाए, ना ही केमिकल और डाई इंपोर्ट करने लायक पैसे। तो रोटी जा रही है, कपड़े पर मुसीबत है और मकान तो आधा पाकिस्तान कच्ची दीवारों के साए में जिंदगी बिताने के लिए 70 सालों से मजबूर है। प्रश्न ये उठता है कि फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल यानी भविष्य में क्या पता है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।